हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनएलएम का पार्ट सेकंड। जिस क्योंकि हमने एलएम का पार्ट जो फर्स्ट था सीटी क्रैश कोर्स के लिए और या फिर बोर्ड रिवीजन के लिए हम पहले डाल चुके हैं। तो इसका सेकंड पार्ट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक तो कॉलिजन और एक दूसरा सेंटर ऑफ मास। तो अभी हम कॉलिजन से स्टार्ट कर रहे हैं हमारा टॉपिक। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, चलिए। कॉलिजन क्या होता है बेसिकली? जब कोई दो ऑब्जेक्ट आपस में कोलाइड कर जाते हैं। अब देखो, जरूरी नहीं दो या दो करे, तीन भी कर सकते हैं, चार भी कर सकते हैं, लेकिन हम मिनिमम दो ऑब्जेक्ट को कोलाइड करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम दो ऑब्जेक्ट को लेकर ही यहाँ पर कॉलिजन को देखेंगे। मान के चलो दो ऑब्जेक्ट है, ए और बी। सपोज दैट इट इज ए और इट इज बी। अब मुझे बताओ, दो ऑब्जेक्ट कोलाइड कैसे कैसे कर सकते हैं। देखो, यदि कोई दोनों आमने सामने से आ रहे हो, तो अगर इसकी वेलोसिटी कुछ भी रही, इन दोनों की वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है। अगर एक दूसरे के आमने सामने से टक्कर मार दे तो इसको बोलते हैं हेड टू हेड कॉलिजन। बोलेंगे बेटा, हेड टू हेड कॉलिजन। और अगर मान के चलो एक ए पीछे है और बी आगे जा रहा है, सपोज दैट वी टू वेलोसिटी। अगर ए ने बी को पीछे से ठोक दिया तो इसको बोलेंगे हेड टू टेल। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है। इसमें क्या कंडीशन होती है कि पीछे वाले की वेलोसिटी है वो ज्यादा होनी चाहिए आगे वाले की वेलोसिटी। ऑब्वियसली बात है, अगर पीछे वाले की स्पीड कम होगी तो कैसे ठोकेगा उसको। तो दैट इज व्हाई देयर मस्ट बी रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन देम इन केस ऑफ हेड टू टेल। ठीक है। चलिए, अब यहाँ से हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कोलिजन। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार डिफिनेशन। व्हेन टू bodies come into contact and exert forces on each other for a short time, that is called collision। ठीक है। टाइप्स ऑफ कॉलिजन हम देखने वाले हैं। देखो, टाइप्स ऑफ कॉलिजन में तीन तरीके का हम कॉलिजन देखेंगे। कॉलिजन कितने टाइप का होता है वैसे? पहला टाइप है इलास्टिक कॉलिजन। दूसरा टाइप है जिसको हम बोलेंगे इलास्टिक कॉलिजन, इन इलास्टिक कॉलिजन। और जो थर्ड टाइप है उसको बोलेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। व्हाट इज, चलो ओके। तो देखो, इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है बेटा? इलास्टिक कॉलिजन में आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे, जस्ट सेकेंड। तो इलास्टिक कॉलिजन में बोथ मोमेंटम, क्या हो रहा है एक, अच्छा, ये पेन, ओके ये वाला पेन लेते हैं। देखो, इलास्टिक कॉलिजन में हम क्या होता है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहती है बेटा। दोनों क्या रहती है? कंजर्व रहती है। लेकिन ऑब्जेक्ट बाउंस ऑफ विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन। अब जैसे ऑब्जेक्ट एक आया, दूसरा सामने आया, तो जैसे ही दोनों टक्कर करेंगे इलास्टिक कॉलिजन में, तो जैसे ही टकराए वैसे ही टकरा के एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। मतलब बॉडी एक दूसरे से डिफॉर्म नहीं करेगी। जैसे दो रबर बॉल को आपस में मैंने टकराया, तो रबर बॉल एक दूसरे के रबर बॉल को नुकसान थोड़ी ना पहुंचेगी। जैसे ही टकराई और वैसे ही दूर हटके चली जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसको बोलेंगे इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक का मतलब रबर ही होता है बेटा, कि रबर की बॉल्स अगर ऐसे टकराई। और वैसे तो जनरली दुनिया में इलास्टिक कॉलिजन ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ लॉस होता है। लेकिन रबर बॉल के केसेस में हम देख सकते हैं कि रबर बॉल, अगर दो रबर बॉल आपस में टकरा रही है, तो वो आपस में बिना एक दूसरे को डिफॉर्म किए अपने अपनी अलग वेलोसिटी के साथ चली जाएगी। ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहते हैं। क्यों काइनेटिक एनर्जी कंजर्व क्यों रहती है? क्योंकि देयर विल बी नो लॉस इन द कॉलिजन of energy, that is why here kinetic energy are conserved। अब दूसरी बात है, इन इलास्टिक कॉलिजन मोमेंटम इज कंजर्व्ड। मोमेंटम तो सब में ही कंजर्व रहता है, इलास्टिक हो चाहे इलास्टिक हो या परफेक्टली इलास्टिक हो बेटा, तीनों में ही मोमेंटम कंजर्व रहेगा। बट द थिंग इज, यहाँ इन इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। क्योंकि इन इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है बेटा, कि जब बॉडी एक दूसरे टकराती है तो बॉडी एक दूसरे को डिफॉर्म कर देती है। मतलब एनर्जी लॉस, हीट में एनर्जी लॉस हो जाती है। कुछ एनर्जी हीट में लॉस्ट हो जाती है यहाँ पे। अब भाई कोई, आप मान के चलो, आप कार लेके जा रहे हैं, कोई साइकिल वाला आपके टकरा गया सामने से, तो दैट इज कॉल्ड विच टाइप ऑफ कॉलिजन इज इट? आपने टक्कर मारी, टक्कर आ गया, साइकिल वाला उड़ के चले गया हवा में, लेकिन आपकी गाड़ी का बोनट टूट गया। तो इस तरीके के कॉलिजन में क्या होगा? इस तरीके कॉलिजन में होगा इलास्टिक कॉलिजन। ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक में क्या होगा कि आप गाड़ी तो चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, अब सामने साइकिल आ जाए और साइकिल जैसे ही आपके कांटेक्ट में आए, जैसे आपसे कोलाइड हुई, आपसे चिपक गई साइकिल, तो इस कंडीशन में मैक्सिमम लॉस होता है बेटा। क्या होता है? मैक्सिमम लॉस।
ऑफ द एनर्जी, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। और इस कॉलिजन में क्या होता है कि दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, चिपक कर मूव करते हैं। अब दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे ने मूव किया और चिपक कर मोशन करने लगते हैं, ठीक है, मूव करने लगता है। चलिए अब बात आती है कंजर्वेशन ऑफ लॉ। लॉ कैसे कंजर्व करते हैं, माने कि चलो शुरुआत में दोनों बॉडीज का वेलोसिटी u1 u2 थी, आफ्टर कोलिजन उनकी वेलोसिटी हो गई v1 v2। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2। अभी देखो यहाँ डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है, हम मान के चल रहे हैं कि दोनों की डायरेक्शन एक है u1 और u2, और टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में डिफरेंट हो गई v1 और v2। अगर किसी की एक की भी वेलोसिटी डिफरेंट डायरेक्शन में हो जाए तो वो माइनस हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन हो जाती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी में सब प्लस ही आता है बेटा, क्योंकि एनर्जी ऑलवेज बी एडेड। तो यहाँ पे शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी, सेकेंड टाइम में काइनेटिक एनर्जी इक्वल, शुरुआत में दोनों की काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो हम काइनेटिक एनर्जी का कंजर्व इस तरह करते हैं। अब इसके बाद आती है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है कि देखो बॉडी ये क्या बताता है कि टक्कर किस टाइप की हो रही है। इट टेल्स अबाउट द टाइप ऑफ टक्कर, मतलब इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक, इन तीनों में से किस टाइप की ये टक्कर हो रही है, इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। अब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दो। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालते हैं, एक मैं जनरल फॉर्मूला लिख देता हूँ, VOS अपॉन VOA। VOS क्या है बेटा, VOS है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर द कॉलिजन। देखो सेपरेट कब होते हैं, कॉलिजन के बाद ही तो सेपरेट होंगे, और अप्रोच कब करते हैं, कॉलिजन से पहले अप्रोच करते हैं एक दूसरे को। लड़ाई होगी तो दोनों एक साथ आएंगे, लड़ाई होने के बाद दोनों दूर दूर भाग जाएंगे, ठीक है। तो कॉलिजन आफ्टर द सेपरेशन, वेलोसिटी आफ्टर सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लिख सकते हैं V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। अच्छा, परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन, अब देखो E की जो वैल्यू है 0 से 1 के बीच में लाई कर दी बेटा, 0 से 1 के बीच में। E की वैल्यू अगर 1 है तो परफेक्ट इलास्टिक बोल देते हैं, E की वैल्यू 0 से 1 के बीच में पार्शियल इलास्टिक बोलते हैं, और E की वैल्यू बिल्कुल 0 है तो परफेक्टली इलास्टिक हम इसको कह सकते हैं, इस कॉलिजन को, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं बेटा, नेक्स्ट पेज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे। चलिए अब इसके बाद आता है, अब इसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ कॉलिजन में क्या क्या वेलोसिटीज है, दैट वी विल सी हियर। तो अब हम देखेंगे कि इलास्टिक कॉलिजन में और परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन में और इलास्टिक कॉलिजन में क्या क्या वेलोसिटी के फॉर्मूले होते हैं। अब देखिए मान के चलो इलास्टिक कॉलिजन की बात करते हैं। इलास्टिक कॉलिजन, एक ऑब्जेक्ट है, जस्ट सेकंड आपको दिख नहीं रहा होगा, ब्लैक ले लेता हूँ। एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, U1 और U2 से वेलोसिटी जा रहे हैं। आफ्टर द कॉलिजन इनकी वेलोसिटी हो गई V1 और V2, और मास है M1 M2। मास थोड़ी ना चेंज होगा, मास तो सेम ही रहेगा, मास M1 M2, ठीक है। अब वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ V1 और V2 ये आपको याद में रखनी है, क्या होती है फॉर्मूला, M1 प्लस M2, नीचे दोनों में सेम आएगा, बट ऊपर के केस में अगर V1 लिखना है तो आपको क्या लिखेंगे, पहले M1 माइनस M2 इंटू U1 और दूसरे लिखेंगे 2M2 U2। इसमें जस्ट अपोजिट, पहले 2 टाइम्स M1 U1 होगा, फिर बाद में M2 माइनस M1 इंटू U2, दैट इज कॉल्ड V2 वेलोसिटी। तो इस तरह से वेलोसिटीज का फॉर्मूला है जो आपको याद करना है, ओके। अब लेकिन एक बात होती है इलास्टिक कॉलिजन में, दोनों ऑब्जेक्ट का मास सेम है, तो आफ्टर द कॉलिजन इनकी वेलोसिटी इंटरचेंज होती है। मतलब अगर ये 10 मीटर पर सेकंड से आ रहे हैं और ये 5 मीटर पर सेकंड से आ रहे हैं, तो आफ्टर द कॉलिजन क्या होगा, पीछे वाले के पास 5 हो जाएगी और आगे वाले के पास 10 हो जाएगी। आफ्टर द कॉलिजन वेलोसिटी इंटरचेंजेस इन इलास्टिक कॉलिजन। परफेक्टली इलास्टिक में बॉडी कॉलिजन में क्या होता है कि बॉडी स्टिक टुगेदर, एक दूसरे से स्टिक हो जाती है, तो हमारी एक कॉमन वेलोसिटी फाइंड होती है जिसको हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी ऑफ द इन परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। तो इसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला है m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस, और लॉस ऑफ एनर्जी कितनी निकलती है, फॉर्मूला याद रखें, m1 m2 अपॉन 2 m1 प्लस m2 ब्रैकेट में u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, दैट इज द एनर्जी लॉस इन परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। फिर इसके बाद आते हैं इलास्टिक कॉलिजन, जिसकी कोएफिशिएंट पर क्या बोलते हैं इसको, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 से 1 के बीच में होती है। उसके लिए V1 और V2 का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये जनरल फॉर्मूला है, इसमें आप अगर E की वैल्यू 1 डालेंगे तो हमारे पास ये दोनों फॉर्मूले आ जाएंगे, E की वैल्यू 0 डालेंगे तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है।
तो ये जनरल फॉर्मूला मान सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला याद करना थोड़ा टिपिकल रहता है, भूल जाते हैं। इतना भी टिपिकल नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला अगर ऐसे बेसिस में देगा तो बहुत सिंपल है, m1 u1 प्लस m2 u2, ये तो याद रख सकते हैं, अपॉन m1 प्लस m2 माइनस v1 निकालना है तो यहाँ m2e, और यहाँ पे u1 माइनस u2 सेम है दोनों में, तो देख लो माइनस आता है v1 के लिए और v2 के लिए प्लस आता है, इतना याद रखे बस। और लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी देखो फॉर्मूला सेम है इसके लिए भी, लेकिन यहाँ पे एक कंपोनेंट और ऐड हो जाता है इलास्टिक के लिए, 1 माइनस ई का होल स्क्वायर। अब हमारे पास आते हैं 2D कॉलिजन। 2D कॉलिजन हमारे इतना सिलेबस में है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन अभी तक आया नहीं। फिर भी 2D कॉलिजन में क्या होता है कि दो डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट जा रहा है इस तरीके से और इस तरह से टकरा गया यहाँ से नेट वेलोसिटी से, ये भी दो डायरेक्शन जा रहा है, तो दोनों डायरेक्शन में टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी कहाँ होगी, दोनों की अलग अलग डायरेक्शन। तो शुरुआत में लीनियर मोमेंटम कंजर्व करना है एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। इसमें दो बार लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, एक तो एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। चलिए अब क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करने जा रहे हैं यहाँ पे इलास्टिक कॉलिजन के लिए। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, और फॉर्मूला या जरूर याद रख ले बेटा, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, मैं पहले बता देता हूँ। फॉर्मूला अगर लर्न नहीं किया आपने तो कुछ नहीं है बेटा उसमें, फिर आप कैसे वहां पे डिराइव करने थोड़े ना बैठोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं हम यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज, यहाँ पे मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, नहीं ब्लैक है मेरे पास, नहीं तो यहाँ पे ब्लैक दिखेगा नहीं। तो अ स्फीयर ऑफ मास m, चलो भाई वेरी गुड। अ स्फीयर ऑफ मास m मूविंग विथ 3u वेलोसिटी, इसकी 3u वेलोसिटी है, कोलाइड्स विद अनदर आइडेंटिकल, इसका भी मास m है और एट रेस्ट जिसकी वेलोसिटी 0 है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e, इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है बेटा। Then what will be the ratio of velocities of the second sphere to the first sphere? अच्छा, second sphere to the first sphere, तो मान के चलो आफ्टर द कॉलिजन की वेलोसिटी v1 और v2 हो जाती है। तो अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e दे रखा है तो आपको पता होना चाहिए v1 और v2 का वैल्यू, फॉर्मूला क्या होता है, हमने बताया था m1 u1 प्लस m2 u2। अब ये फॉर्मूला याद होगा, देखो v1 के लिए माइनस आता है यहाँ पे, और m2 e और ब्रैकेट में आता है u1 माइनस u2 अपॉन m1 प्लस m2। और V2 के लिए क्या फॉर्मूला आता है बेटा, V2 के लिए आता है सेम m1 u1, तो ये आएगा सेम m1 u1 प्लस m2 u2 अपन m1 प्लस m2 सेम, माइनस यहाँ पे आता है, यहाँ पे प्लस आता है V2 के लिए, और m1 e और ब्रैकेट में u1 माइनस u2। ठीक है, अच्छा इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है आफ्टर द कॉलिजन v1 अपॉन v2 का। तो v1 अपॉन v2 अगर निकालेंगे तो मुझे एक बार बताओ, शुरुआत में दूसरा ऑब्जेक्ट तो रेस्ट पे, तो ये तो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ठीक है, क्योंकि u2 जीरो था। u1 कितना था 3u, इधर भी 3u, तो आप ऊपर आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो m1 प्लस m2 अगर मैं डिवाइड करूंगा तो कट जाएगा, ये भी एक दूसरे से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ऊपर क्या क्या बचेगा वो देख लेते हैं। m1 u1, तो देखो m तो m ही है 3u, माइनस m2 m है e, और u1 माइनस u2 मतलब u2 तो जीरो है, इसमें भी u2 जीरो है, तो यहाँ पे 3u अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा m इंटू 3u, लेकिन यहाँ पे प्लस m इंटू ई और यहाँ पे 3u। तो अब देखो यहाँ पे कॉमन ले लो m 3u, तो 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई, दैट विल बी द रेशियो ऑफ v1 एंड v2। आई होप आपको समझ में आएगा। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर, तो बोल रहे हैं वेलोसिटी ऑफ द सेकंड स्फीयर, मतलब v2 बाय v1 पूछ रहा है, ही इज आस्किंग फॉर v2 बाय v1, 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई, तो दैट विल बी द राइट आंसर बी, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं यहाँ पे। चलिए, an object of mass m is moving with velocity u collides with another stationary object of mass m, stops just after the collision। अच्छा सिंपल सी बात है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा उसके लिए, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का, देखो कोई सा भी एक फॉर्मूला लगा दे इसमें। जैसे पहले डायग्राम बना लेते हैं, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, इसका मास m है, मूविंग वेलोसिटी u कोलाइड्स विद अनदर स्टेशनरी, और इसका मास कैपिटल m है लेकिन जीरो वेलोसिटी है, एंड स्टॉप जस्ट आफ्टर द कॉलिजन, मतलब जो ये वाला है, अच्छा ये वाला जो मास है ये रुक जाता है, स्मॉल m की वेलोसिटी रुक जाती है, और m की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी फिर बताइए, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ m हियर। तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो होगी ना बेटा, मतलब इसकी v डैश मान लेता हूं मैं, ठीक है v मान लिया। चलो अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे बताइए, क्या करें यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी का एनर्जी कंजर्वेशन लगाए या फिर क्या लगाए। ऑप्शन ऑफ रेस्टिट्यूशन पूछ रहा था, एनर्जी कंजर्व नहीं की, मोमेंटम जरूर कंजर्व होगा, mu प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस एम वी। तो क्या हो गया यहाँ पे बताओ, तो
एम यू इज इक्वल टू एम वी, तो v इज इक्वल टू वी अपॉन यू कितना आ गया, v अपॉन यू इज इक्वल टू एम अपॉन कैपिटल एम। अच्छा मुझे एक बार बताओ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, VOS अपॉन VOA, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेट किस ये तो जीरो पे सेपरेट किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी वेलोसिटी, u वेलोसिटी, तो v बाई u का जो रेशियो है वही रेशियो होगा द कोएफिशिएंट ऑफ रेशियो, तो m बाई m, यहाँ पे m बाई m, तो व्हाट इज द आंसर हियर, तो ऑप्शन सी आपको दिखना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं। There is head-on collision between two particles moving in the same direction with speed 5 meter per second, 3 meter per second respectively. After the collision, the velocity of the first particle 4 meter per second in same direction. अच्छा ठीक है, फर्स्ट पार्टिकल बिकम्स 4 मीटर पर सेकंड। अच्छा ठीक है बेटा, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ एक बार एक 5 मीटर पर सेकंड से, और ये जा रहा है यहाँ पे 3 मीटर पर सेकंड से। आफ्टर द कॉलिजन की वेलोसिटी फर्स्ट पार्टिकल की हो जाती है 4 मीटर पर सेकंड, तो बताओ सेकंड पार्टिकल की कितनी हो जाएगी, इसकी भी मान लेते हैं। अच्छा सारे को पार मास पार्टिकल सेम है क्या, मासेस सेम है क्या, यस, टू पार्टिकल्स है सेम डायरेक्शन, मास सेम मानना बेटा, मास के बारे में कुछ बताया नहीं गया लेकिन मास सेम मानो। चलो एम 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 एम, तो यहाँ पे क्या कंजर्व रह सकता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व लगा, तो बेटा 5m प्लस 3m इज इक्वल टू 4m प्लस एम बी, यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया 6m, एम तो कट गया, 8 इज इक्वल टू 4 प्लस v, तो v इज इक्वल टू 8 माइनस 4 मीटर पर सेकेंड इन सेम डायरेक्शन, तो आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Moving body m1 strikes a stationary mass m2, what should be the ratio of m1 m2, so decrease the velocity 1.5 times after the velocity after the collision। डेटा बहुत ही सिंपल कॉलिजन, सिंपल ही क्वेश्चन है, तो आपको इसको ट्राई करना है, यू विल ट्राई दिस क्वेश्चन, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। आप इसको पॉज करके ट्राई कर लेना बेटा इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करने जाना है, और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं। A particle of mass m is moving eastward with a velocity v, collides with another particle same mass moving northward with the same speed v, the particles coalesce after the collision। अच्छा एक दूसरे से चिपक जाते हैं बेटा, coalesce मतलब एक दूसरे से चिपक गए। The new particle of mass 2m will move with a northeast direction। अच्छा चलो यहाँ पे डायरेक्शन बना देता हूँ, पहले बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, दैट इज द क्वेश्चन। ईस्ट, अच्छा सॉरी मैं गलत बना दिया यहाँ पे बेटा, ईस्ट वेस्ट दैट इज द नॉर्थ एंड दिस इज द साउथ, ओके दिस इज द वेस्ट, ओके। अब बोल रहा है कि एक पार्टिकल एम मास है जो ईस्टवर्ड जा रहा है, ईस्टवर्ड मतलब ईस्ट की तरफ, यहाँ से ईस्ट की तरफ आ रहा है, ठीक है, एंड द अनदर पार्टिकल ऑफ मास सेम मूविंग नॉर्थवर्ड, नॉर्थवर्ड जा रहा है यहाँ पे ऊपर की तरफ, कितने वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, और ये भी v वेलोसिटी से, तो पार्टिकल और यहाँ आके ओरिजिन से आके चिपक जाता है, चिपकने के बाद इनकी वेलोसिटी मतलब इसका मास 2m हो गया, इसके बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, चिपकने के बाद हमें पता है वेलोसिटी क्या होती है, चिपकने का कौन सा कॉलिजन आता है, इसमें आता है इनलास्टिक, परफेक्ट इनलास्टिक कॉलिजन, इसमें क्या फॉर्मूला होता है m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2, दैट इज द क्वेश्चन। अच्छा m1 तो दोनों का मास तो सेम है ही, u1 कितना लिखूंगा मैं, u1 लिखना पड़ेगा मुझे बेटा vi कैप, क्योंकि x डायरेक्शन में जा रहा है, m2 m है, v2 u2 कितना लिखना पड़ेगा, u2 भी मुझे कितना लिखना पड़ेगा vj कैप, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, ये वाला ऊपर की तरफ जा रहा है, ये वाला x डायरेक्शन में आ रहा है, तो vi कैप और vj कैप, m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा 2m। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे क्या बचेगा, v m से m कट गया, तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूं v बाई 2 i कैप प्लस j कैप, वेलोसिटी ऑफ कॉमन वेलोसिटी आफ्टर द कॉलिजन, तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा, v बाई 2 तो एज इट इज, और i प्लस j का स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा इसका, ये वेक्टर है और मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा √2 अपॉन 2, तो आंसर वुड बी v बाई रूट, तो आफ्टर द कॉलिजन दे हैव कॉमन वेलोसिटी v बाई √2। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन अब खत्म हो चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास। चलो सेंटर ऑफ मास देखते हैं। आप सेंटर ऑफ मास क्या होता है, किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास। अब देखो, किसी भी सिर्फ बॉडी का ही सेंटर ऑफ मास नहीं होता बेटा। एक सेकंड, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। देखो, अगर बहुत सारे पार्टिकल्स अगर सिस्टम में है तो भी उसका एक सेंटर ऑफ मास हो सकता है, लेकिन सेंटर ऑफ मास हम बिना रेफरेंस पॉइंट के नहीं बता सकते। तो अगर सेंटर ऑफ मास बताने के लिए हम जनरली रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन को मान सकते हैं, ओरिजिन को ही मानते हैं। हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट के अकॉर्डिंग ही बता सकते हैं इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। अरे भाई, कोई देखने का नजरिया भी तो होना चाहिए ना, किस एंगल से आप उसको देख रहे हैं, मतलब किस पॉइंट से आप उसको देख रहे हैं सेंटर ऑफ मास को। तो अगर एक बॉडी है तो इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर की तरफ होता है, लेकिन किस पॉइंट से देख रहे हैं, तो ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसका सेंटर ऑफ मास देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। अगर मान के चलो कोई आदमी यहाँ बैठा है तो उसका सेंटर मास यहाँ होगा, इस डायरेक्शन में, इसके रिस्पेक्ट में तो सेंटर मास यहाँ होगा ना। हम जनरली ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखते हैं। चले, the center of mass of the system is point where entire mass of the system can be considered to be concentrated, analyzing translational motion. It's like a balance point of the object of the system. ऑब्वियसली बात है कि ये एक बैलेंस पॉइंट होता है सिस्टम का, जहां पे कोई भी एक फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं तो पूरा सेंटर ऑफ मास, पूरी बॉडी हिलने लगती है, तो दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। ठीक है। अब मान के चलो बहुत सारे पार्टिकल सिस्टम में है, M1 M2 M3, और सारे R1 ओरिजिन से R2 R3 डिस्टेंस पे है, तो इसका सेंटर ऑफ मास सिस्टम का लाइक कहाँ करेगा। उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास, वेक्टर फॉर्मेशन, M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर प्लस डॉट 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 जितने भी पार्टिकल है प्लस सारे पार्टिकल्स का सम डॉट डॉट डॉट। ठीक है। तो दिस इज हाउ वी फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास। इसके बाद आता है कि हमारा कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। मान के चलो बॉडी अनसिमेट्रिक है, कोई भी बॉडी अनसिमेट्रिक है, इसका सेंटर ऑफ मास पता करना, तो हम बता नहीं सकते जनरली इसका सेंटर मास कहाँ होगा, क्योंकि अनसिमेट्रिक है। सिमेट्रिक बॉडीज का तो हम देखते ही बताते हैं, जैसे स्क्वायर है तो उसका सेंटर में होगा, सर्कल है तो उसका सेंटर में होगा। दीज आर कॉल्ड सिमेट्रिक बॉडीज। बट अनसिमेट्रिक बॉडीज का हमें फाइंड करना पड़ता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, आर, इसका इंटीग्रेशन टेक्निक से हम फॉर्मूला फाइंड करते हैं, टोटल मास ऑफ द बॉडी अपॉन आर वेक्टर डॉट डीएम वेक्टर। डीएम मतलब कोई एलिमेंट मानकर हम उसका इंटीग्रेट करते हैं, तो हमें सेंटर ऑफ मास, अनसिमेट्रिक बॉडी का सेंटर ऑफ मास पता कर सकते हैं। चलिए, अब देखो सेंटर ऑफ मास कोई बॉडी अगर 3 डायमेंशनली है तो उसका सेंटर ऑफ मास हमें तीनों पोजीशन वेक्टर हमें तीनों डायरेक्शन में पता करना होता है, एक्स में भी, वाई में भी और जेड में भी। तीनों कोऑर्डिनेट कैसे पता करते हैं, अगर एक्स कोऑर्डिनेट पता करना है तो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डॉट 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 m1 प्लस m2 प्लस m3, मतलब अपॉन, सॉरी, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट डॉट डॉट। अच्छा, अगर y सेंटर मास पता करना है तो m1 y1 प्लस m2 y2 इस तरीके से, और z पता करना है तो z कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर मास पता करना है तो m1 z1 प्लस m2 z2 समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे दो बॉडीज के लिए मैंने लिख के रखा है। चलिए, इसके बाद आता है हमारा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये क्या है देखो, फॉर अ पार्टिकल विद मास इज m। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे पता करते हैं, ये भी सिंपल सा फॉर्मूला है, जैसे हम पोजीशन पता करते हैं ना m1 x1, वैसे वेलोसिटी m1 v1 plus m2 v2 plus m3 v3 ऐसे समथिंग लाइक दैट, प्लस टोटल मास ऑफ द बॉडी m1 plus m2, वैसे ही एक्सेलरेशन पता करेंगे m1 a1 plus m2 a2 plus m3 a3 समथिंग लाइक दैट। ठीक है। तो आप, आई होप आपको समझ में आया होगा सेंटर मास हम कैसे पता करते हैं। चलिए, अब हम कुछ बॉडीज का सेंटर मास देखते हैं कि उनकी कुछ अनसिमेट्रिक बॉडीज का सेंटर मास कहाँ कहाँ लाई करते हैं, वो हम देखने वाले हैं। चलिए, ठीक है। तो इन बॉडीज का हम देखने वाले हैं कि इनका सिमेट्रिक कहाँ रहता है। देखो, देखते हैं यहाँ पे। चलिए, तो पहली बात आती है कि यहाँ पे ये फर्स्ट टू तो हमारे फालतू के हैं, ये कोई काम का नहीं है। जैसे मान के चलो ये बोल रहा है कि अगर दो बॉडीज है, दोनों बॉडी का मास सेम है तो सेंटर मास बीच में लाई कर, लेकिन अगर कोई बॉडी हैवियर है तो हैवियर बॉडी के पास सेंटर मास ज्यादा रहेगा, एक्सेप्ट लाइटर बॉडी के पास। ठीक है। इसके बाद आता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल, कोई भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है उसका सेंटर मास कहाँ लाई करता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होता है, लेकिन हाइट कितना होता है h/3 पर। राइट एंगल है तो राइट एंगल, जैसे मान के चलो ये राइट एंगल है, अगर इसकी लेंथ a है, ये मतलब y q है और ये p है x, तो इसका सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट है वो कितने पे लाई करता है, तो x कोऑर्डिनेट लाई करता है p/3 पे और y कोऑर्डिनेट लाई करता है q/3 पे। ऐसे याद रखना, p/3 और q/3। सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर मास कहाँ लाई करता है, सेंटर से ऊपर की तरफ लाई करता है हमेशा, और वो कितने एक्सिस पे 2r/π। तीन सेमी सर्कुलर डिस्क का जो सेंटर मास लाई करता है वो 4r/3π पे, 4r/3π। और इसके बाद है हमारा हेमिस्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r। हेमिस्फेयर के लिए जो सेंटर मास लाई करता है r/2 पर, क्या पे लाई करता है r/2 पर।
और सॉलिड हेमीस्फीयर के लिए कहां पे लाई करेगा? सेंटर ऑफ मास 3r/8 पर। याद रखो बेटा, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। राइट सर्कुलर कॉन के लिए h/3 पर, और राइट सर्कुलर कॉन सॉलिड के लिए, और ये होलो के लिए h/3 और सॉलिड के लिए h/4। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये याद करने के लिए है बेटा, और किसी चीज के लिए नहीं है। अगर आपको इसकी इसकी इस चैप्टर के पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में हाय बोलिएगा और लिखिएगा कि सर पीडीएफ दे दो मुझे, तो आई सेंड यू पीडीएफ, डोंट वरी। चलिए नेक्स्ट, अब क्वेश्चंस पे आते हैं बेटा। तो क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। तो 3 रॉड्स ऑफ सेम मास आर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर, द कोऑर्डिनेट सेंटर मास। देखो ये कौन सी बॉडी है पहले तो बताओ, राइट एंगल है या नहीं है? पेन चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखो इस राइट एंगल है, राइट एंगल पे सेंटर मास कहाँ होता है? अगर इसको मैं ओरिजिन मानता हूँ, 0 0 से ओरिजिन, तो इसका सेंटर मास कितना कहाँ पे लाई करता है? एक्स सेंटर मास और वाई सेंटर मास। तो आपको पता है कि अगर राइट एंगल के लिए p/3 और कॉमा q/3 दोनों कोऑर्डिनेट कहाँ लाई करते हैं? एक्स सेंटर मास और वाई सेंटर मास p/3 q/3 पे। तो आंसर p कितना है? p तो x कोऑर्डिनेट है, तो 2a/3 कॉमा q कितना है यहाँ पे? y कोऑर्डिनेट, तो a/3। तो दैट विल बी द राइट आंसर, तो ऑप्शन डी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, अगर आपको याद है तो आप तुरंत कर सकते हैं। Three identical metal balls of each radius are placed equilateral triangle and formed centers। देखो 3 आइडेंटिकल बॉल है, तीनों को इक्विलेटरल ट्रायंगल पे जोड़ दिया हमने। सेंटर्स ऑफ द मास सिस्टम इज लोकेटेड। इसका सेंटर मास सिस्टम कहाँ लोकेट करेगा ये बताओ? इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म। अच्छा ठीक है बेटा, ऐसे नहीं है ये, मैं आपको बताता हूँ, इस तरीके से है। तो 3 है तो इसका भी जो सेंटर मास यहाँ लाई करेगा ना मीडियन पे, इस तरीके से। आई थिंक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, दैट विल बी द राइट आंसर। इन तीनों का सेंटर मास यहाँ लाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मासेस द सेंटर ऑफ मास लाई। देखो सेंटर ऑफ मास लाई कहाँ लाई करेगा? जिसका मास ज्यादा होगा बेटा। एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग ऑफ टू पार्टिकल्स, ऑन द लाइन जॉइनिंग ऑफ टू पार्टिकल्स, एट द एंड ऑफ द लाइन जॉइनिंग ऑफ टू पार्टिकल्स, ऑन द परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ। ये तो गलती हो गया बेटा। इन द केस ऑफ टू पार्टिकल्स डिफरेंट मासेस सिस्टम, तो डिफरेंट मास के केस में सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? लाइन जॉइनिंग पे तो करेगा ही, लेकिन लाइन जॉइनिंग के बीच में करेगा, तो ये लाइन जॉइनिंग तो बाहर भी हो सकती है। तो बी ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया, डी भी वैसे ही गलत हो गया। अब बात आती है एट द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट हम कह नहीं सकते डिफरेंट मास है, तो आंसर वुड बी सी। मिड पॉइंट तब हो सकता है तो जब सेम मास हो। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन को। अ मेटल अ मेटल रॉड ऑफ वेट W इज सपोर्टेड बाय टू पैरेलल नाइफ edges B and A and B. The rod is in equilibrium with the horizontal plane. The distance between the two knives goes is R. ठीक है, अच्छा R है। The center of mass of the rod at the distance x from A। ठीक है, मान के चलो एक रॉड है इस तरीके की, एक नाइफ को यहाँ से लगा रखा है, एक नाइफ को यहाँ से लगा रखा है। एक नाइफ का जो ए पॉइंट है ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, और दोनों का आर डिस्टेंस है बेटा। इसका सेंटर मास तो बीच में रहेगा mg। होगा नहीं होगा? अब बताओ नॉर्मल रिएक्शन इसका सेम यहाँ पे n, इसका भी यहाँ पे n रहेगा। होगा नहीं होगा? तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे बताइए? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, तो अब मुझे बताओ अगर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो ये एक क्वेश्चन है, टॉर्क का एक क्वेश्चन मान सकते हैं यहाँ पे। तो मुझे बताओ यहाँ पे अगर ये x डिस्टेंस पे है, सेंटर मास का x डिस्टेंस पे, तो ये कितना हो गया? कहाँ से पूछ रहा है वो? जस्ट अ सेकंड। द नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए पर नॉर्मल रिएक्शन पूछ रहा है। ओके ठीक है, तो ये r माइनस एक्स हो गया, ऐसा मान लेते हैं r माइनस एक्स। ठीक है चलो जान लो। अब यहाँ से देखो क्या करते हैं, ए से नॉर्मल रिएक्शन पूछ रहा है तो हम टॉर्क अबाउट पॉइंट बी जीरो कर देते हैं। अब टॉर्क अबाउट पॉइंट बी जीरो हो रहा है तो मतलब mg का टॉर्क और नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क कितना होगा? तो नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क n इंटू आर मस्ट बी इज इक्वल टू द, अच्छा इसका वेट mg w माना है, ठीक है। अब देखो एक माइनस माना तो एक माइनस लिखना है, w इंटू आर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। एन इक्वल टू कितना हो गया? डब्ल्यू आर माइनस एक्स अपॉन आर, दैट विल बी द आंसर बेटा। इसका आंसर होगा डी। टॉर्क आपको समझाएंगे बेटा नेक्स्ट, रोटेशनल डायमेंशन टॉर्क क्या होता है। तो ये टॉर्क वाला ही क्वेश्चन था जिससे हम क्वेश्चन को कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, to m1 m2 the first particle is moved d distance toward the center of mass, each distance mass unchanged, the second particle is moved by the distance। अच्छा बोल रहा है कि दो, मान के चलो ये ओरिजिन है, सपोज दैट बोल रहा है कि इसको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कुछ भी है पहले, लेकिन इसको डी डिस्टेंस किसका है, तो इसका सेंटर मास राइट साइड आएगा ना। ऑब्वियसली बात है, सेंटर मास सेम पॉइंट पर रहने के लिए 0,0 पर रहने के लिए इसको भी इस डायरेक्शन में खिसकना पड़ेगा, और वो कितना खिसकना पड़ेगा वो डिपेंड करेगा, मैं मान लेता हूँ एक्स डिस्टेंस को खिसकना पड़ेगा, वो कितना होगा। देखो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ m1 x1 प्लस m2 x2, दो पार्टिकल है तो अपॉन m1 प्लस m2, अगर सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट 0 है मतलब वो रिमेन्स स्टेशनरी है, तो हमारा होना चाहिए m1 x1 मस्ट बी माइनस m2 x2, ऐसा होना चाहिए। तो m1 x1 कितना होना चाहिए, m मास कितना है इसका, पहले वाले का मास m1 है, और x1 कितना डिस्टेंस किसका रहा है, इसको d डिस्टेंस किसका रहा है माइनस m2, दूसरे वाले का मास m2 है, और x2 कितना किसका रहा है, तो माइनस x मैंने मान लिया क्योंकि लेफ्ट डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। तो अब पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस, होता है x इक्वल टू कितना हो जाएगा m1 अपॉन m2 इंटू डी। तो कहाँ खिसकाना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में खिसकाना पड़ेगा, और इतनी डिस्टेंस से खिसकाना पड़ेगा। तो कितना हो गया, x कोऑर्डिनेट m1 अपॉन m2 इंटू डी टुवर्ड द सेंटर ऑफ मास, toward the center of mass, toward the center of away from the center of mass, away from the center of mass. The right answer would be C। इसके बाद हमारा थ्री बॉडीज इन ईच ऑफ मास 1 kg आर सिचुएटेड एट डिस्टेंस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 1 मीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल है 1 मीटर है बेटा। एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। अच्छा आपको पता है अभी जस्ट हमने क्वेश्चन जस्ट हमने देखा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए हम कोऑर्डिनेट क्या बताते हैं। अच्छा बताया था, मैंने नहीं बताया था यहाँ पे फॉर्मूला के टर्म्स में, रुकिए एक सेकंड। इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है आइसोसेलेस के लिए बताया, इक्विलेटरल के लिए नहीं बताया, सॉरी इक्विलेटरल के नहीं बताया बेटा। इक्विलेटरल के लिए देख लेते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले हम इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल को कोऑर्डिनेट में प्लेस रखेंगे और तीनों पर एक एक किलो के मास पटका दे यहाँ पे डाल देंगे। अब ओरिजिन से हम इसका सेंटर मास देखेंगे, तो मुझे बताओ ओरिजिन का ये वाला m1 कोऑर्डिनेट तो 0,0 हो गया, दूसरा कोऑर्डिनेट कितना होगा, अगर रेड इसकी डिस्टेंस a मानता हूँ, ये भी a है, इक्विलेटरल है तो तीनों साइड सेम होगी, तो इसका हो जाएगा 1,0। बट ये वाला कितना होता है, ये वाला कोऑर्डिनेट आपको पता करना पड़ेगा। तो x कोऑर्डिनेट तो हम पता कर सकते हैं a/2 आधी डिस्टेंस पे होगा, बट y कोऑर्डिनेट कितना होगा, y हमें पता होना चाहिए बेटा। बताओ y कोऑर्डिनेट, तो ये a है तो ये हाइट हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हैं ऐसे, a का स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर। तो आंसर कितना आ गया, रूट 4 में से एक गए तो 3, √3/2 a, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा √3/2 इंटू a। तो आंसर निकाल लेते हैं x कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट m1 x1, तो पहले का m1 इंटू 0 x कोऑर्डिनेट 0, दूसरे का m2 इंटू x कोऑर्डिनेट a प्लस m3 m इंटू x कोऑर्डिनेट a/2 अपॉन टोटल m 3m। तो कितना हो जाएगा, m से mm गया, ये 0 हुआ, तो कितना हो गया बेटा a प्लस a/2 3a/2, तो a/2 3a/2 3a/2 अपॉन 3, तो 3 से 3 गया तो a/2 विल बी द आंसर। तो x कोऑर्डिनेट a/2, तो इसमें है क्या कोई ऑप्शन, सी और डी, मतलब दोनों ऑप्शन तो वैसे गलत हो गए, सी और डी में से देखते हैं। और y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, m1 y1 प्लस m2 y2, y2 0 है m2 का भी, m3 y3 कितना है √3/2 इंटू a अपॉन 3m, तो ये तो 0 ये भी 0, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 2√3, तो m से m कट गया तो a/2√3, तो ये y कोऑर्डिनेट, तो a/2√3 a1 ले लिया, 1 मीटर बोल रहा है बेटा साइड, तो दैट इज द डी विल बी द राइट आंसर। चलिए लास्ट स्लाइड। ओके बेटा, थैंक यू सो मच। तो अब हमने सारे क्वेश्चंस इसके डिस्कस कर लिए हैं, तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और लेक्चर पसंद आया तो प्लीज कमेंट जरूर करके बताइए कि आपको कौन से टॉपिक में अगर समझ में नहीं आया, और मैं आपको आई लेट यू अंडरस्टैंड, डोंट वरी, बट कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक, कीप गोइंग एंड वर्क हार्ड। अब कमेंट करेंगे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, बस आप एक बार कमेंट कर दीजिए। थैंक यू, चलो बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।